गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज लेक्चर 16 फॉर आइसोमरिज्म। आज का डेट 20 अक्टूबर है। आई वेलकम एवरीवन टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को रिवीजन स्टार्ट करना है। आज का मेन आर्टिकल फिशर प्रोजेक्शन है। डी और एल के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, आर और एस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और वो डिस्कशन होने के बाद में हम फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है ये स्टडी करने वाले हैं। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग ये लेक्चर्स यूट्यूब पर देखते रहे। कल वाला क्लास अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया था, तो आप ये दोनों लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं यूट्यूब पर। एंड प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ योर ईमेल्स एज वेल। अब तक दो बार मैंने ईमेल सेंड कर दिया है विजुअलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। होपफुली एक दो दिन में और एक ईमेल आ जाएगा। उसमें लिंक तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ स्टडी मटेरियल जैसा रहेगा, कुछ थ्योरी वगैरह रहेगा उसमें, और क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, तो वो भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और नोमेनक्लेचर का एक वर्कशीट बन रहा है, तो वो रिवीजन के लिए हम सॉल्व करेंगे उसको। दैट विल बी सेंड ऑन द ईमेल। यू विल बी सॉल्विंग इट इन योर ओन टाइम एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन क्लास। क्लास वर्क नहीं है, होमवर्क है वो। ओके, अब डी और एल। तो डी मतलब होता है डेस्ट्रो रोटेटरी, एल मतलब होता है लीवो रोटेटरी। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो। लेफ्ट साइड में अगर लाइट को डेविएट करता है कोई मॉलिक्यूल तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। राइट साइड में अगर डेविएट करता है कोई मॉलिक्यूल तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस चीज में अपन समझे, कंसेप्ट यहाँ पर ये समझे कि प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है, उस प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट कराया जाता है मॉलिक्यूल से। हम मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल को रखते हैं पोलरीमीटर ट्यूब में। द मॉलिक्यूल इज केप्ट इनसाइड द पोलरीमीटर ट्यूब। जितना लंबा ट्यूब होगा उतना ज्यादा एंगल से लाइट का डेविएशन होएगा, और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के वजह से उतना ज्यादा भी एंगल डेविएट होगा। अब दो ही टाइप में डेविएशन हो सकता है, या तो अपन पॉजिटिव साइड डेविएशन करा सके, या तो अपन निगेटिव साइड डेविएशन करा सके। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज बताओ यार, कि फिजिक्स में रोटेशन हुआ है क्या? कोई भी स्टूडेंट हाथ उठाओ, फिर मैं उनको अनम्यूट करूंगा। फिजिक्स में क्या चल रहा है मैं जानना चाहता हूँ। स्पेस में कोई बात ही नहीं करना चाहता मेरे साथ। प्लीज रेज योर हैंड्स। हर्ष प्लीज अनम्यूट। सर पेस में इंजीनियरिंग का एनएलएम चल रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। स्पेस में इंजीनियरिंग का एनएलएम चल रहा है। सर्कुलर हो गया? नहीं, सर्कुलर उसके बाद में आता है ना। ठीक है, और हाँ यहाँ सर, पे सर्कुलर इधर अकोला में हो गया। हाँ, लोकल लेक्चर्स में सर्कुलर हुआ है, बराबर। ठीक है, थैंक यू हर्ष, प्लीज म्यूट कर लो। तो ऐसा है कि एनएलएम जो चल रहा है, काइनेमेटिक्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो काइनेमेटिक्स में अपन एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। वो कंसेप्ट बोलता है कि या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन होता है, या तो निगेटिव डायरेक्शन में मोशन होता है। तो प्लस और माइनस दो ही चीजें होती है, तो चाहे एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस ले लो। और वैसे ही सर्कुलर मोशन अगर अपन देखें तो सर्कुलर मोशन में दो ही टाइप का मोशन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी चीज को अपन प्लस ले सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड को प्लस लिया तो बैकवर्ड निगेटिव बन जाएगा, बैकवर्ड को प्लस लेंगे तो फॉरवर्ड निगेटिव बन जाएगा। तो इस चीज को समझे, ये क्या है, ये एक कन्वेंशन है। दिस इज अ कन्वेंशन। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक कन्वेंशन है। ठीक है। तो वैसा ही कुछ लाइट का डेविएशन यहाँ पे होता है। या तो अपना मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को या तो अपना मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा, या तो निगेटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा, या तो नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो मॉलिक्यूल को इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ये लास्ट टाइम पे भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? नो बिहेवियर टुवर्ड्स, EOWARDS, नो बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो दो टाइप का एक्टिविटी दिखा सकता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। इफ अ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, इफ अ नहीं आएगा, एन आएगा, है ना। इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या कंपाउंड deviates light in clockwise direction, then its enantiomer will deviate light in anti-clockwise direction। ठीक है, इस चीज को समझे। तो ये जो ऑरेंज कलर में दो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन पॉइंट्स नंबर इन दीज टू पॉइंट्स, ऑरेंज कलर वाले पॉइंट्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? आई कैन अज्यूम किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें।
Can you guys hear me? आदित्य प्लीज अनम्यूट। सर आपका आवाज बहुत ज्यादा कम हो गया सर। ओके हेलो श्रेयस गोगे प्लीज अनम्यूट, टेल मी। अब आ रही है शायद आवाज। कोई भी स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट अनम्यूट कर लो। आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज, पता नहीं हेडफोन गया मेरा। ठीक है इसी पढ़ाते हैं। चलो तो अपन कंटिन्यू करते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। इसको डिलीट कर देंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट को डेविएट करता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा। पॉजिटिव को क्लॉकवाइज बोल देना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोल देना। कोई भी कन्वेंशन ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर लाइट को डेविएट किया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि दो साइड में डेविएट कर सकते हैं, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एक कन्वेंशन होता है कि जैसे राइट वाले को अपन क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब राइट में जाएंगे तो नीचे जाएंगे ना, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मत सोचो कि सर लेफ्ट में गए ऊपर गए तो फिर वो तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अपन नीचे जाते हैं तो राइट से नीचे गए क्लॉकवाइज, लेफ्ट से नीचे गए एंटी क्लॉकवाइज। ये एक कन्वेंशन है, इस चीज का ध्यान रखें। और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसका तो कोई बिहेवियर ही नहीं है, तो जिसका कोई बिहेवियर ही नहीं है तो उसका तो एनांशियोमर बन ही नहीं सकता। एनांशियोमर का मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और उसका कंसेप्ट वाइज मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर अलग अलग दिखाना। प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर अलग अलग दिखाने में, बिहेवियर दिखाना ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई मॉलिक्यूल बिहेवियर दिखाता ही नहीं है तो उसका इनांशियोमर बन ही नहीं सकता। तो ये जो डी और एल है, ये कैटेगरी किसका है, ये कैटेगरी ऑप्टिकली एक्टिव वालों का है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई जनता को यहाँ पे। तो कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठा के पूछ लो। एनी डिफिकल्टीज इन दिस पार्ट? पूछना है किसी को यहाँ पे? नहीं पूछना है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अपन अभी, तो इसको करते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट वाला है अपना कंसेप्ट आर और एस का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कन्वेंशन है। डी और एल क्या था, डी और एल मॉलिक्यूल का एक्चुअल बिहेवियर था। एक्चुअल बिहेवियर का मतलब वो मॉलिक्यूल वाकई में लाइट को डेविएट कर रहा था। एक पोलरीमीटर नाम का अपन ने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें पोलरीमीटर ट्यूब डाला, फिर पोलरीमीटर ट्यूब में डाल के अपन ने मॉलिक्यूल को देखा, कंपाउंड को देखा कि उसने लाइट को डेविएट किया या नहीं किया, फिर अगर किया तो पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया। ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली अपन ने फाइंड आउट की, तो उसको बोलते हैं डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। और आर और एस क्या चीज है, आर और एस हम डिसाइड करते हैं। याद करो लास्ट टाइम पे बताया था, जो व्यूअर होता है वो व्यूअर देखता है, लेफ्ट से देखना कि राइट से देखना, वो 1 2 3 का अपन क्लॉकवाइज चलाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, है ना। तो वो वाली चीज है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आता है सीआईपी नंबरिंग के अकॉर्डिंग, सीआईपी नंबरिंग सिस्टम जो अपन ने ईजेड में यूज किया था। तो अगर हमारा 1 2 और 3 का सीक्वेंस क्लॉकवाइज जाता है तो उसको बोलना आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमारा 1 2 3 4 का सीक्वेंस, 1 2 3 4 नहीं, सिर्फ 1 2 3 का सीक्वेंस एंटी क्लॉक जाता है तो उसको बोलना एस। इसमें एक रूल भी बताया था कि आर लिखते वक्त आर ऐसा घुमा के लिखते, मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं अपन आर का गोला, और एस के गोले को कैसे लिखते हैं, एस के गोले को एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस और क्लॉकवाइज मतलब आर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो 4th नंबर का ग्रुप है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। हम व्यूअर है, हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है तभी अपन उसको 1 2 3 को क्लॉकवाइज आर और 1 2 3 को एंटी क्लॉकवाइज एस ऐसा बोल सकते हैं। 1 2 3 क्लॉकवाइज आर एंड 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। ये कब होगा, ये तभी होगा जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4th नंबर का ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर जाता है, तभी होगा ये चीज। इसमें डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स इन दिस? नहीं है, बहुत बढ़िया। करें इसको डिलीट। बोलिए हर्षद, अनम्यूट। सर मतलब डैश और सॉलिड वेज पे 4th कंपाउंड नहीं हो सकता ना?
मतलब फोर्थ जो सबसे लाइटेस्ट ये हाँ, ग्रुप fourth जो कनेक्टेड। lowest, जो सबसे लाइटेस्ट ग्रुप है वो डैश वेज पे ही होना चाहिए। डैश वेज मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। प्लेन वाली लाइन, प्लेनर लाइंस इन द प्लेन, सादी वाली जो लाइन रहती इन द प्लेन रहती। सॉलिड बॉन्ड जो रहता, सॉलिड वेज जो रहता है वो कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर रहता है। तो जो डैश वेज है वही सबसे अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। ओके हर्षद, यस सर। तभी वो रूल अपन लगा पाएंगे कि 1 2 3 मतलब आर क्लॉकवाइज और 1 2 3 मतलब एस एंटी क्लॉकवाइज। उसी कंडीशन में वो रूल अपन यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। कैन वी मूव अहेड? यस यस वी कैन। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसमें देखो दोनों में हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन डैश वेज पे दिख रहा है। दिख रहा है हाइड्रोजन डैश वेज पे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर चला गया। ये देखो ये डैश वेज है, यहाँ पर ये डैश वेज है और क्लोरीन टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है, इधर भी क्लोरीन टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है। तो 1 2 3 का सीक्वेंस कैसा है इसमें? 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है? ये देखो ये ऐसा सीक्वेंस है, मतलब ये एस एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और ये वाला सीक्वेंस कैसा है? आर सीक्वेंस है, आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। 1 2 3 इज इन क्लॉकवाइज। 1 2 3 क्लॉक और 1 2 3 एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब एस और क्लॉकवाइज मतलब आर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर है। ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और यही दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दोनों कंपाउंड्स इनांशियोमर्स है, इनांशियोमर्स है लेकिन एक दूसरे के। और ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिखाते हैं। बराबर है ना? ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव भी है, एक दूसरे के इनांशियोमर्स भी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिखाते हैं। और इन दोनों कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स में कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है ये दोनों कंपाउंड्स की, इसको याद रखें। और कोई भी दो कंपाउंड्स रहेंगे जो इनांशियोमर रहेंगे उनके लिए ये प्रॉपर्टीज हमेशा रहेगी। वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करेंगे, है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज, जो आर है वो डी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आर वाला डी बन गया तो एस वाले को एल बनना पड़ेगा। मतलब आर वाले ने पॉजिटिव साइड डेविएट किया लाइट को, तो एस वाले को निगेटिव साइड डेविएट करना पड़ेगा। ये अपने को मालूम नहीं है कि कौन से कंपाउंड में क्या होता है, वो कंपाउंड को स्टडी करके पता चलेगा। अगर आर वाला एल बन गया तो एस वाले को डी बनना पड़ेगा। मतलब आर वाले कंपाउंड ने, जैसे ये वाले इनांशियोमर ने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड डेविएट किया, तो जो दूसरा वाला कंपाउंड है ना, एस वाला कंपाउंड, उसको प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड डेविएट करना पड़ेगा, सेम एंगल से, सेम वैल्यू से, सेम मैग्नीट्यूड से। समझे इस चीज को? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करते हैं। और अगर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर बन गए तो वो दोनों आइसोमर्स प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स तो प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करते हैं। एक्टिव मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर दिखाना। लेकिन अगर दो कंपाउंड्स सेम मैग्नीट्यूड का बिहेवियर दिखाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बिहेवियर दिखाते हैं, तो ही अपन उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनांशियोमर्स ऐसा बोल सकते हैं। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। आर और एस हमने डिसाइड किया है, एल और डी कंपाउंड का ओरिजिनली प्रॉपर्टी है। कुछ कंपाउंड्स के लिए आर वाला डी होगा और कुछ कंपाउंड्स के लिए आर वाला एल होगा। वो पोलरीमीटर ट्यूब से कंपाउंड को मूव करवाने के बाद ही पता चलेगा अपने को। आर और डी कंपाउंड को देखकर हम 1 2 3 4 नंबरिंग देके डिसाइड कर लेते हैं। और हमारा ज्यादा काम आर और एस से ही पढ़ने वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि अपने को दूसरा आना नहीं चाहिए। क्या डी और एल भी हम लोगों को पता होना चाहिए। डी और एल बिल्कुल ई और जेड के जैसा है। ई और जेड पता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला, तो वैसा ही डी और एल है। डाउट्स, कंसर्न्स?
प्लीज आस्क एनी डिफिकल्टीज। नहीं है, बहुत बढ़िया, चले आगे। सर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर शो करते हैं। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट से कुछ इफेक्ट होता है उस पे। तो फॉर एग्जांपल एक गंदा सा एग्जांपल अपन बनाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आपके हाथ के ऊपर मैं टॉर्च से लाइट मारूं तो आपका हाथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आपकी आंखों के ऊपर, प्लीज म्यूट रखा करो यार, ठीक है। अगर हाथ के ऊपर लाइट मारेंगे तो हाथ थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर आपकी आंखों के ऊपर लाइट मारेंगे तो आंखें कैसी छोटी बड़ी होती है, मतलब आंखें रिस्पॉन्ड कर रही है ना लाइट को। डेड पर्सन की आंखें रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिंदा पर्सन की आंखें रिस्पॉन्ड करती है। और अगर आप नींद में हो, आंखें बंद है, फिर भी लाइट मारा तो भी आंखें रिस्पॉन्ड करती है। तो वैसा कोई कंपाउंड अगर लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइट के लिए बिहेवियर शो कर रहा है, तो वैसे कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड्स होते हैं नेचर में जिसपे लाइट मारो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, वो लाइट मारने से उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे वाले कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये सोचो कि डिफरेंट बिहेवियर दिखाना, ये इस्टेब्लिश करने के लिए पहले ये तो इस्टेब्लिश हो जाए कि वो कंपाउंड बिहेवियर दिखाए, तभी तो डिफरेंट बिहेवियर की बात करेंगे ना। तो सोचो, जो चीजें लाइट के लिए डेविएशन दिखाएंगी, वही चीजों का अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे। जिनका डाउट था, कौन थे, शायद श्रेया थी, प्लीज अनम्यूट करें, रिस्पॉन्ड करें। समझा सर। ओके, थैंक यू, म्यूट कर लो। आगे बढ़ते हैं अपन फिर, और किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। तो ऑप्टिकली एक्टिव होना ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब लाइट के लिए बिहेवियर अलग अलग दिखाना, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब ये आर और एस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये आर और एस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अपन फिर से रिवाइज कर लेंगे अभी। ये देखो, ये ABCD मतलब इसमें 1 2 3 4 है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अपन ने अवे फ्रॉम द व्यूअर रख दिया, ये अपन व्यूअर है, व्यूअर से एकदम दूर रख दिया फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को। और ये जो 1 2 3 4 है, ये पहला ग्रुप यहाँ पे, दूसरा ग्रुप यहाँ पे, तीसरा ग्रुप यहाँ पे। तो 1 2 3 कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, एरोज आर क्लॉकवाइज लिखा है, तो क्लॉकवाइज मतलब R, क्लॉक मतलब R, एंटी क्लॉक मतलब S। तो याद करो, जैसे 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन मतलब सिर्फ 2 ब्यूटीन, लेकिन उसके दो फॉर्मेट रह सकते हैं, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, है ना। तो जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी कर लिया, तब हमें पता चल गया कि जो ब्यूटीन है, वो ब्यूटीन एक्चुअली जो ऐसा था ब्यूटीन, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये ब्यूटीन था। लेकिन जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी कर लिया, तब हमें पता चला कि ब्यूटीन के भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार जिसमें कार्बन कार्बन ग्रुप साथ में आ जाए, और दूसरा फॉर्मेट जिसमें कार्बन कार्बन ग्रुप आगे पीछे आ जाए। जनता समझ पा रही है इस चीज को? नहीं समझ पा रही है तो जनता हाथ उठा के बताएगी। हाइड्रोजन इमेजिन कर लेना। तो जब तक सिर्फ 2 ब्यूटीन मालूम था, तब तक कंपाउंड ऐसा था। लेकिन जब सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन पता चल गया, तो कंपाउंड की और अपने को इंफॉर्मेशन मिल गई कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। ये सारी चीजें अपन कमेंट करने के लिए पॉसिबल हो गया अपने को। तो ये बन गया सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो वैसे ही 2 ब्यूटेनॉल के भी दो फॉर्मेट होते हैं। तो कौन से दो फॉर्मेट होते हैं, R2 ब्यूटेनॉल, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, और एक फॉर्मेट होगा S2 ब्यूटेनॉल। अब वो जो R वाला है वो D भी हो सकता है, L भी हो सकता है। अगर R वाला D बन गया तो S वाले को L बनना पड़ेगा, और R वाला S बन गया तो R वाला L बन गया तो S वाला D बन जाएगा। वो चीज इजी है। तो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज बिहेवियर आएगा वो हो जाएगा S। क्यों? क्योंकि R वाले में क्लॉकवाइज बिहेवियर आएगा। इसमें कोई डाउट? जब कुछ पूछेंगे, एनी डिफिकल्टीज?
कोई डाउट है प्लीज पूछ लो। नहीं है, आगे आगे बढ़े। नहीं, तला बोलिए। कैन यू प्लीज अनम्यूट। सर एक बार फिर से बता देंगे आपने क्या बोला, सुनेंगे। हाँ ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। तो जब हमें सिर्फ 2 ब्यूटेन पता था, तो 2 ब्यूटेन मतलब सिर्फ 2 ब्यूटेन था। लेकिन जब हमने और एक कंसेप्ट सीख लिया, सिस 2 ब्यूटेन और ट्रांस 2 ब्यूटेन, तब हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर पाए। तो वैसे जब तक हमें 2 ब्यूटेनॉल पता था, तब तक अपने लिए कंपाउंड सिर्फ 2 ब्यूटेनॉल होता था। लेकिन अब हमने आर और एस सीख लिया, तो जो भी कायरल कंपाउंड्स रहेंगे उनमें अपन आर और एस बना सकते हैं। तो सोचो, मुझे एक चीज बताओ, ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन सादा वाला ब्यूटेन कैसा रहता है? ब्यूटेन इधर बना देते हैं रेड कलर में। ये ब्यूटेन है। अभी ब्यूटेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है क्या? नहीं करता ना। तो वैसे दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन थी? डबल बॉन्ड रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। रिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे डबल बॉन्ड के साथ या रिंग के साथ, तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। तो वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सोचने के लिए कंडीशन है कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन। यदि कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है तो ही वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। ठीक है। अब वो जो कायरल कार्बन है उसकी वजह से 2 एनांशियोमर बनेंगे, एक बनेगा आर वाला और एक बनेगा एस वाला। तो जो R2 ब्यूटेनॉल है वो दिखाएगा क्लॉकवाइज सेंस, और जो S2 ब्यूटेनॉल है वो दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो S2 ब्यूटेनॉल स्ट्रक्चर बोर्ड पे नहीं बनाया है, और R2 ब्यूटेनॉल वाला स्ट्रक्चर बोर्ड पे पिक्चर में दिख रहा है। पहला अनम्यूट कमेंट। यस सर। ओके सर। सर एक और डाउट था। हाँ बोलिए सर। कोई कंपाउंड डी है क्या, एल? हाँ, कंपाउंड डी है या एल, वो अपन कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते। वो कंपाउंड को लाएंगे, पोलरीमीटर ट्यूब में डालेंगे, और फिर देखेंगे कि आर वाला जो है वो डी साइड डेविएशन करता कि एल साइड डेविएशन करता। तो वो कंपाउंड की खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो देख के हम सिर्फ आर और एस डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के उस आर पे डी क्वेश्चन रहते कैसे हैं। आएंगे फिर? क्या? एक बार फिर से बोलो। सर हमें मतलब उस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे जब हम पता नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? अच्छा डाउट है। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन को, थोड़ा और 1-2 दिन टाइम है, और 1-2 आज का लेक्चर कल का लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और एक फील गुड फैक्टर आएगा। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन ले नहीं सकता हूँ, क्वेश्चन लूंगा तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। पहले कोई कम कंफ्यूजिंग नहीं है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो आर और डी के बारे में सोचते हैं। तो दुनिया के कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो आर वाले डी बताएंगे, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो आर वाले एल बताएंगे। तो अपने को नहीं मालूम 2 ब्यूटेनॉल क्या है। हाँ, कहीं टेक्स्ट बुक में अपन वेबसाइट पर देख के लर्न कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें देखने की। ठीक है, बोलिए ईशा। सर आपने कल बताया ना कि ये R2 ब्यूटेनॉल क्योंकि उस पे सेकेंड नंबर पे OH है। सेकेंड नंबर पे OH है। चलो हाँ हाँ, 2 ब्यूटेनॉल इस क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन एटम पे OH है, आयुपैक वाला 2 नंबर। अच्छा, हाँ नहीं ये तो यहाँ पे 1 नंबर पे है इसलिए यहाँ पे कहाँ 1 नंबर? हाँ ठीक है, तो 2 टाइप की OH। नंबरिंग हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, देखो 2 टाइप की नंबरिंग है। एक नंबरिंग सीक्वेंस है जो 1 2 3 4 देने वाला है। प्लीज म्यूट कर लो ईशा। एक सीक्वेंस है जो 1 2 3 4 देने वाला है। ये जो 1 2 3 4 देते, ये कायरल कार्बन को देते। और आयुपैक में जो नंबरिंग सीखा था वो नंबरिंग अलग। वो कौन सा वाला नंबरिंग था? कंपाउंड में सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है। ये कंपाउंड देखो, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, तो ऊपर से पास में आ रहा है। तो देखो दूसरे नंबर पे OH ग्रुप है, इसलिए 2 ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटेन 2 ऑल, जैसा हमने पढ़ा है उसका नाम आ जाएगा R ब्यूटेन 2 ऑल। R क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन पे 1 2 3 ने बताया क्लॉकवाइज। ब्यूट क्यों? क्योंकि कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है। और 2 ऑल क्यों? क्योंकि वो चारों कार्बन में दूसरे नंबर पे OH ग्रुप है। अब शायद क्लियर हो गया होगा ये। श्वेता को कोई डाउट था क्या? अनम्यूट करेंगे श्वेता, प्लीज बताएंगे।
सर सभी कायरल कंपाउंड आर एंड एस कन्वेंशन शो करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। दुनिया के जितने भी कायरल कार्बन रहेंगे वो आर और एस डेफिनेटली शो करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड की वजह से कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता था, तो सीस बनता था, तो ट्रांस तो जरूरी है, बनना ही चाहिए। तो वैसा ई और जेड में भी था। डबल बॉन्ड आ गया तो या तो ई बनेगा या तो जेड बनेगा। ई बन रहा है तो जेड तो डेफिनेटली बनेगा। तो वैसे ही आर और एस पेयर में चलेंगे, इसीलिए तो उनको बोलते हैं एनांशियोमर। उधर क्या बोलते थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या है? या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो रिंग होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन एटम है तो उस कंपाउंड के दो फॉर्मेट बनेंगे, एक बनेगा आर और दूसरा बनेगा एस। इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं बनेगा। श्वेता अनम्यूट करके बताएंगे एक बार। यस सर। ओके, थैंक यू। और जो कंपाउंड जो कंपाउंड कायरल होते हैं वो अगर मतलब ये आरएनएस कन्वेंशन शो करेंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते कि फिर लाइट डेविएट ही करेंगे कंपलसरी? कंपल्सरीली लाइट डेविएट करेंगे। वो हमेशा लाइट डेविएट करेंगे और हमेशा वो चीजें ऑप्टिकली एक्टिव कहलाई जाएगी। जो कंपाउंड के नाम में सिस या ट्रांस आ गया वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता, ये सत्य वचन है। तो जिस कंपाउंड के नाम में आर या एस आ गया वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी सत्य वचन है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब उसको कंपल्सरीली लाइट डेविएट करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहा तो कम लाइट डेविएट करेगा, लेकिन डेविएट करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ही आर और एस में क्लासिफाई हो सकते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर और एस में क्लासिफाई नहीं हो सकते। ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन आर एंड एस। Optically inactive compounds cannot be classified in RNS. Harshad. Then we can say that all chiral atoms are optically active. Yes, we can say that all compounds having one chiral carbon atom are optically active. याद करो वो 3 पॉइंट्स थे, उसमें से दूसरा पॉइंट मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। तो क्या होता है कि अगर 2 chiral कार्बन एटम आ गए तो उसमें एक कंसेप्ट आ जाता है जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव शो कर सकता है। तो अगर अपन अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ये सोचे कि कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो एक ही कायरल कार्बन की वजह से डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए। हर्षद, क्लिक हुआ ये? यस सर। 2 कायरल कार्बन बाद में देखेंगे। अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन एटम है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। या तो वो गिवन कंपाउंड राइट साइड में डेविएट करेगा या तो वो गिवन कंपाउंड लेफ्ट साइड में डेविएट करेगा। वो गिवन कंपाउंड या तो आर होगा या तो एस होगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता, नया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा लग रहा है। जनता कुछ डाउट्स पूछ रही है, इससे क्लिक हो रहा है कि इससे मुझे समझ में आ रहा है कि जनता तक मेरी बातें तो पहुंच पा रही है। समझना नहीं समझना बात की बात है। श्वेता। सर ऑप्टिकली इनएक्टिव कायरल कंपाउंड हो ही नहीं सकते। वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कायरल हो ही नहीं सकता। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए अकायरल होना जरूरी है। जैसा सिंगल बॉन्ड वाले कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकते। ब्यूटेन जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है और रिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो वो तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव, वो तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं कर सकता। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आर ऑलवेज अकायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव आर ऑलवेज कायरल। ठीक है, तो ये जो अपन ने डिस्कस किया ना, इसके रिगार्डिंग एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल, मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद है, अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भूल ही गए। और दूसरा पॉइंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। और यार ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए अकायरल चाहिए यहाँ पे। ठीक, अकायरल। ठीक है, अब ठीक है।
ये लर्न कर लेना। मूविंग अहेड, एनी डिफिकल्टीज? कोई डाउट किसी को नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अपन देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिशर प्रोजेक्शन। ये देखो, ये अपन है, यहाँ पे हम यहाँ पर है, यहाँ से देखेंगे। याद है कल वाली क्लास में भी अब मैंने बताया था, हमेशा मॉलिक्यूल को सॉलिड और डैश वेज के बीच में से व्यू करें। ऑलवेज सी द मॉलिक्यूल फ्रॉम बिटवीन द सॉलिड एंड द डैश वेज। सॉलिड और डैश वेज के बीच में से मॉलिक्यूल को हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये कैसा देख रहे हैं? ये मॉलिक्यूल को यहाँ से देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? लेफ्ट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में दिखेगा ना, कार्बन दिख रहा है, ये जो सी दिख रहा है। राइट साइड में उसको डी दिखेगा, ये उसको ऊपर दिखेगा टॉप, और ये दिखेगा बॉटम, बी फॉर बॉटम। तो उसने स्ट्रक्चर, ये देखो, ये मन में कैसा स्ट्रक्चर बनाया उसने स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, तो ये आ गया उसका फिशर प्रोजेक्शन। तो बेसिकली आपको करना क्या है, उस मॉलिक्यूल को चपटा कर देना है, ठीक है, ऐसे टैप करना है उस मॉलिक्यूल को और उसको फ्लैटन अप करना है, तो उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। देखो, दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है प्रोजेक्शन और एक होता है रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, दिस इज somewhat similar to ओरिजिनल, ठीक है। और जो प्रोजेक्शन होता है वो अपन अपने कन्वीनियंस से बनाते हैं, ये पॉइंट याद रखना। जैसे प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको पेपर पे वैसा बनाया, और रिप्रेजेंटेशन मतलब थोड़ा बहुत नेचर में वैसा दिखता है। तो ऐसा प्लस वाला सिंबल दिखा आपको, ऐसे ग्रुप दिखे, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, तो इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलना। अब जो कार्बन एटम रहता है वो 90 डिग्री पे थोड़ी रहता है ना, कार्बन एटम तो 109 पे रहता है ना, लेकिन ये क्या है, ये रिप्रेजेंट, ये प्रोजेक्शन है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को ऐसा चपटा कर देते हैं। सोचो अगर अपन ऐसे मारेंगे ऐसे मॉलिक्यूल को, तो सी और डी कैसे स्प्रेड हो जाएंगे, और ए और बी ऐसे एक डंडी पे आ जाएंगे वर्टिकल। तो ये बन गया फिशर प्रोजेक्शन इस वाले मॉलिक्यूल का। ये देखो, कोई पर्सन ने ऐसा सोचा और ऐसा पेपर पे बना लिया। तो ये फिशर प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसा रहता है कि ये कंसेप्ट हम, दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। आगे जब अपन रिएक्शन स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, इंटरेस्टिंग एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, तो वो वाली रिएक्शंस में फिशर प्रोजेक्शन का बहुत यूज होता है। तो ये चीज अभी समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? नहीं है, ठीक है। अब अपन इसका प्रैक्टिस करते हैं फिर। तो जनता को डाउट है, श्रेया डाउट पूछ रहे हैं, बोलिए श्रेया। सर बी वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन रहेगा ना? डी वाले पे हाइड्रोजन रहेगा, अगर हाइड्रोजन डी वाले पे नहीं रहा तो हम उसको डाल देंगे। मतलब यहाँ पे ये समझो कि जब अपने को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, अभी पेपर में तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम हमेशा कोशिश करेंगे कि डी वाली की जगह पे हाइड्रोजन आ जाए। हाइड्रोजन नहीं आता तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ जाए। जैसे चारों ग्रुप डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी चारों ग्रुप में से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा रहेगा? फ्लोरीन रहेगा, क्योंकि उसका मास, उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। तो जरूरी थोड़ी है हर कंपाउंड में हाइड्रोजन मिलेगा ही, लेकिन जो भी 4 ग्रुप मिलेंगे उसमें जो सबसे छोटा वाला ग्रुप रहेगा, नोमेनक्लेचर करते वक्त, आर और एस लिखते वक्त उसको हमेशा डैश वेज पे रखना। श्रेया प्लीज कमेंट करें। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। So I will delete this. अब ये ब्लैक स्क्रीन है अपने पास में, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। और डाउट है क्या लोगों को? श्रेया डिफिकल्टी है क्या? अनम्यूट आपका हाथ उठा। श्वेता प्लीज आस्क। सर एक बार वो लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। क्लियर?
सर जो कंपाउंड उसने इमेजिन किया है उसका ए से बी कैसे क्या अपोजिट आया? हाँ देखो, जो ओरिजिनल कंपाउंड उसके सामने रखा हुआ है उसमें ए और बी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। मतलब उसको क्या करना है, यहाँ से मॉलिक्यूल को ऐसा टैप करना है। टैप करना है मतलब यहाँ से उसको ऐसा धक्का देना है, जिससे क्या हो जाएगा, जो सी और डी है वो ऐसे जाए और ए और बी ऐसे चले जाए। ए हो जाएगा ऊपर, बी हो जाएगा नीचे, उसको राइट साइड में दिखेगा डी और लेफ्ट साइड में दिखेगा बी। सॉरी, राइट साइड में उसको दिखेगा डी और लेफ्ट साइड में दिखेगा सी। तो वो स्ट्रक्चर उसने ब्रेन में ऐसा बनाया। मतलब जब अपन ऐसे यहाँ से देखेंगे, ये इसके आंख से जब अपन देखेंगे तो अपने को सी और डी कमिंग टूवर्ड्स अस दिखाई देंगे। सी और डी हमें कमिंग टूवर्ड्स अस दिखाई देंगे और ए और बी जो है वो हमें गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर दिखाई देंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल को हम अभी कैसे देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल को हम अभी सामने से देख रहे हैं, बराबर। लेकिन अगर हम ये मॉलिक्यूल को ऐसा टेढ़ा होके देखें अपने मोबाइल के, लैपटॉप के स्क्रीन में राइट साइड में नीचे से अगर हम देखें, तो जब हम नीचे से देखेंगे तो क्या हमें सी और डी बाहर आते हुए दिखाई देगा? और अगर हाँ, तो ए और बी हमें पीछे जाते हुए दिखाई देगा। इसीलिए उसके दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है उसने। श्वेता अनम्यूट। यस सर, इमेजिन होगी। ओके, थैंक यू। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के राइट साइड में नीचे अपनी आंख इमेजिन करके देखना है। तो दिखेगा कि सी और डी आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ए एंड बी आर गोइंग इनसाइड। तो एक इसका सीक्वेंस भी होता है, एक इसका कंसेप्ट भी अपन लर्न करते हैं। जो वर्टिकल है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। देखो सी और डी हॉरिजॉन्टल पे थे, दिख रहा है इधर, सी और डी हॉरिजॉन्टल पे, तो सी एंड डी ग्रुप्स आर कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर एंड वर्टिकल ग्रुप्स आर गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। A stands for away and T stands for towards। तो फिशर प्रोजेक्शन के साथ में ये वाला रूल भी लर्न करें, that A वाले, सॉरी वर्टिकल वाले अवे एंड हॉरिजॉन्टल वाले टूवर्ड्स। और ये जो डॉट है ये वाला कार्बन एटम है। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। हर्षद अनम्यूट। सर जैसा उसने इमेजिन किया तो उसमें वो सी और डी सॉलिड वेज जैसा वो दिखाया और ए और बी डैश वेज दिखाया। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपन अपने स्क्रीन पे राइट साइड में नीचे से देखे तो ऐसा लगेगा ना कि सी और डी अपनी तरफ आ रहा है। वो पर्सन को क्या दिख रहा है, वो पर्सन को सी और डी खुद की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अपन ये मॉलिक्यूल को सामने से देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए ए और बी वाले बॉन्ड्स इन द प्लेन है। लेकिन वो जो पर्सन है, उस पर्सन के लिए कोई भी इन द प्लेन नहीं है। उस पर्सन के लिए दो बॉन्ड्स कमिंग टूवर्ड्स हिम और हर एंड टू बॉन्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम हिम और हर, ऐसा दिख रहा है। ओके सर, बोलिए, समझा क्या? यस सर। ठीक है, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन मेरे को लेने दो इसके, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, उसका आप लोग फिशर प्रोजेक्शन ट्राई करो। आप लोगों को उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, अभी एक्स वाई जेड ही लिखते हैं अपन, सिंपल सिंपल, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब सोचो इसका आप लोगों को फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। तो फिशर प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले ऐसा प्लस तो बना ही लेना है। अब देखना कहाँ से है, देखना अपने को सॉलिड और डैश के बीच में से। तो आए यहाँ रखेंगे। देखो पिछले वाले स्लाइड पे वो राइट साइड से देख रहा था, अपने को अभी लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा। क्यों लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा? क्योंकि सॉलिड और वेज के बीच में लेफ्ट साइड से ही देख पाएंगे अपन। तो जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, जहां पे अपना स्टार्ट बटन रहता है ना, स्टार्ट बटन, वो स्टार्ट बटन के पास में अपनी आंख ले जाके रखो और वहां से देखो क्या दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है क्या कि जो Z है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इमेजिनेशन में, दिख रहा होगा कि राइट साइड में Z दिख रहा है, लेफ्ट साइड में W दिख रहा है, और ऊपर जा रहा है X और नीचे जा रहा है Y। और X और Y सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, X और Y ऊपर नीचे
पीछे की तरफ जा रहा, और W और Z सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं है, W और Z लेफ्ट राइट आगे की तरफ है, अपनी तरफ आ रहा है W और Z, और X और Y अपने से दूर जा रहा है। तो जो अपने से दूर जाता है वो है वर्टिकल अवे, एंड जो अपनी तरफ आता है वो हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स। वर्टिकल इज अवे एंड हॉरिजॉन्टल इज टूवर्ड्स। ऊपर लिखेंगे X, नीचे लिखेंगे Y, राइट में लिखेंगे Z और लेफ्ट में लिखेंगे W। इस कंपाउंड में डाउट पूछे। डिफिकल्टीज इन दिस रिप्रेजेंटेशन, अगर नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें? तो इसमें सब लोग अभी सबने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा नोटबुक में, आई अज्यूम सबने आंसर भी लिख लिया होगा। तो आंसर के साथ में एक ये पॉइंट लिख लेना, ये वाला जो है ये फिशर है, ये वाला जो है ये इन द माइंड है, ऐसे लिख लो इसको माइंड, और ये वाला जो है ये कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड लिख लो, फिर माइंड लिख लो, और फिर फिशर लिख लो। ये माइंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो जो एग्जांपल लिया था उसमें अपन ने उसका माइंड देखा था पर्सन का। अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को इस कंपाउंड का एनांशियोमर बनाना है। ट्राई टू फॉर्म द एनांशियोमर ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का एनांशियोमर बनाने का कोशिश करें। मतलब फीचर में बना लो या 3D वाले में बना लो, कैसे भी बना लो। तो क्या करना है आपको, ये 3D वाले के सामने ऐसा मिरर रखना, और मिरर रखने के बाद उसका एनांशियोमर बना के देखना, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बना के देखना उसका। ठीक है, आंसर मत दो अभी, तला डाउट पूछो, डाउट है तो पूछो। सर आंसर नहीं, रुक जाओ अभी, 2 मिनट रुक जाओ। चलो डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर मैं लिखने के लिए ये वाला बोर्ड डिलीट कर देता हूँ, इतना पार्ट। आंसर मैं ही बताऊंगा, सब लोग ध्यान देंगे। तो ये x तो x के जैसे रहेगा, जो y रहेगा y भी वैसे ही रहेगा। अब z जो है वो इधर से दिखेगा, ऐसा इधर से सॉलिड पे आएगा, और w जो है वो इधर से डैश पे आएगा। ठीक है, अब सोचो, अब अपन क्या करेंगे, इसको नंबरिंग देंगे। x को 1 नंबर दे देते, ये नंबरिंग CIP वाला नंबरिंग, EZ वाला नंबरिंग 1 2, गलत हो गया, इसको 1 दे देते हैं। नंबरिंग वाला छोड़ दो, नंबरिंग वाला बाद में करेंगे अपन, हाइड्रोजन वगैरह लेके नंबरिंग वाला करेंगे। इतना लिख लो, ये आंसर लिख लो। इसका फिशर बना लो, x ऊपर y नीचे, z राइट में w लेफ्ट में, इधर भी x ऊपर y नीचे, लेकिन अब z लेफ्ट में और w राइट में, और ये मिरर। तो ये कंपाउंड और ये उसका मिरर इमेज, ये कंपाउंड का फिशर और ये फिशर का मिरर इमेज। राइट वाला फिशर का मिरर इमेज, लेफ्ट वाला फिशर, इधर लेफ्ट वाला कंपाउंड और राइट वाला मिरर इमेज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो इसको प्लीज लिख लो। अब अगर फिशर प्रोजेक्शन नहीं समझा है तो प्लीज पूछ लो, और अगर ये मिरर इमेज वाला नहीं समझा है तो इसको लर्न कर लेना। ये स्ट्रक्चर दिमाग में याद रख लेना, एक ऐसा ये प्रोटोटाइप जैसा आप दिमाग में बना लो, फिट कर लो इसको। लेफ्ट वाले कंपाउंड में सॉलिड वेज और डैश वेज, राइट वाले कंपाउंड में भी सॉलिड वेज और डैश वेज, फिर जो
इधर से आई रख के अपन देखेंगे तो लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में, राइट वाली चीज राइट में। फिर इधर से अपने को मिरर इमेज में आई किधर रखनी पड़ेगी, मिरर इमेज में आई अपने को इधर से रखनी पड़ेगी। अपनी आंख ऐसी निकाल के यहाँ पे रखना, तो जेड लेफ्ट में दिखेगा, देखो जेड लेफ्ट में आ गया। डब्ल्यू राइट में दिखेगा, देखो डब्ल्यू राइट में आ गया। ऐसा एक्स और वाई ऊपर नीचे तो चल ही रहा है, वो तो सिंपल ही है। ठीक है ये चीज। अब इसमें डाउट पूछो। प्लीज आस्क। नो डाउट्स? वेरी गुड। प्रैक्टिस करते हो। अब एबीसीडी लिख की जगह अपन कंपाउंड्स एलिमेंट्स रखेंगे, ग्रुप्स रखेंगे वहां पे। सॉलिड वेज तो स्टार्टिंग में अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा डैश वेज पे रखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो CH3, यहाँ पे लिख लो OH और यहाँ पे लिख लो ब्रोमीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, इसका फिशर बनाना है और फिशर वाले का मिरर इमेज बनाना है। फिर आपको इसका नाम बताना है, R होगा कि S होगा, इसका R होगा कि S होगा, ये भी आपको नाम बताना है। ABCD और E, ऐसे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। D और E उसका नाम है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको सॉल्व करें। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। ठीक है, अपन अभी आंसर डिस्कस करेंगे। तो श्वेता आंसर बताएंगे बी वाले कंपाउंड का। तो श्वेता मैं आपको पूछूंगा बी में ऊपर क्या लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखना है, राइट में क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, आप आंसर देंगे। अनम्यूट करें। यस सर। मतलब बी में ऊपर क्या लिखेंगे? CH3। वेरी गुड। राइट में क्या लिखेंगे? ब्रोमीन। Br। राइट, Br, वेरी गुड। नीचे क्या लिखेंगे? OH। करेक्ट। और लेफ्ट में जो बचा है वो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन। हाँ यस, ओके, थैंक यू श्वेता, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब जो ए वाला कंपाउंड है, तो ए वाले कंपाउंड में ऐसा 3D बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ए वाले को मैं थोड़ा बाजू में सरका देता हूं। तो इसका जो 3D का स्ट्रक्चर रहेगा वो देख लो पहले कैसा रहेगा। वो फॉर्मेट उसका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब आप आंसर्स बता सकते हैं। तो अपन आंसर पूछेंगे, ओम से पूछेंगे। ओम, ये जो 3D वाली चीज है इसमें बताइए क्या, कहाँ पे ऊपर क्या लिखूं मैं?
सर ऊपर CH3, बहुत बढ़िया। नीचे इधर फिर सॉलिड वेज पे H रहेगा और डैश वेज पे Br रहेगा। नहीं, गलत हो गया। सॉलिड वेज पे Br लिखना और डैश वेज पे OH लिखना, सॉरी डैश वेज पे H लिखना। जो चीज कंपाउंड में दूर जा रही है उसकी मिरर इमेज में भी वो चीज दूर जाती। सोचो 10th में अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा, जो चीज मिरर के पास में उसकी इमेज भी पास में, जो चीज मिरर से दूर उसकी इमेज भी दूर। ये Br जो है वो एक्चुअली मिरर के पास है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन दूर है तो Br की इमेज भी पास में बनेगी और हाइड्रोजन की इमेज दूर बनेगी। ओम समझा क्या? यस सर समझ गया। बस, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा कंपाउंड दिख रहा है वैसा का वैसा कंपाउंड बना लेना, सिर्फ उसको थोड़ा सा घुमा देना, उसको थोड़ा सा फ्लिप कर देना। याद करो, बताया था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में फ्लिप नहीं कर सकते, फ्लिप करेंगे तो एनांशियोमर बन जाएगा। वही तो वो चीज हमने को बनानी है, हमें एनांशियोमर ही तो बनाना है। यहाँ पे मिरर के अंदर उसका एनांशियोमर मिलता है, तो कंपाउंड को फ्लिप कर देना। ओम समझा? यस सर समझ गया। वेरी गुड। अब शायद जनता को थोड़ा फील गुड फैक्टर आ रहा होगा टॉपिक में। अब अपन सी वाला कंपाउंड डिस्कस करेंगे। हर्षद आंसर बताएंगे सी वाले कंपाउंड का। सर ऊपर CH3, CH3, वेरी गुड, नीचे OH, बहुत बढ़िया। लेफ्ट में Br, वेरी गुड, लेफ्ट में Br और राइट में H। राइट में H। इसमें अपन ने यहाँ से देखा, यहाँ से देखेंगे तो Br लेफ्ट में दिख रहा है, हाइड्रोजन राइट में दिख रहा है। करेक्ट आंसर हर्षद। ठीक है, तो A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब जो D वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो D वाले का आंसर बताएंगे। मतलब D का आंसर या तो R होगा या तो S होगा, दोनों में से एक आंसर आएगा D वाले का। वो आंसर बताएंगे, श्रेया बताएगी आंसर। सर S। S कॉन्फ़िगरेशन आया, चलो डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन को क्या नंबर दिया श्रेया आपने? हाइड्रोजन को नहीं दिया, Br को 1 दिया, चलो बहुत बढ़िया, Br को 1 नंबर दे दिया। फिर H को 2, बहुत बढ़िया, CH3 को 3, 3 और हाइड्रोजन को 4 दे देना। और ऐसा बोलना मन में, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट द अवे फ्रॉम द व्यूअर पोजीशन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डैश पे है, तो फिर इसमें 1 2 3 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया? 1 2 3 का कॉन्फ़िगरेशन S आ गया, तो करेक्ट आंसर है आपका। फिर अगर ये S हो गया तो अपन चेक कर लेते हैं कि ये वाला R है क्या। ये वाला R बनना चाहिए, है ना? तो 4 1 2 और 3, तो दिख रहा है क्या? 1 2 3 क्लॉकवाइज R करेक्ट है। ठीक है, तो अपन ने कॉन्फ़िगरेशन सीखा 3D से। श्रेया समझ में आया? करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, हो गया, अनम्यूट हो गया। चलो आगे। तो ये कंसेप्ट है R और S का। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखना है? तो फिशर प्रोजेक्शन के लिए एक रूल है अपने पास में। तो ये रूल मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन के लिए। ध्यान से सुनेंगे सब लोग और देखेंगे इस चीज को। फिशर वाले में 1 2 3 अगर क्लॉक है तो वो हो जाएगा R। लेकिन ऐसा कब? जब याद करो, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे जाता था, है ना? तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे किस में जा रहा है इसमें? 1 सेकेंड, लेट मी ट्राई दिस नाउ। Br 1 2 3 1 2 3, हाँ ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब 4th नंबर का ग्रुप अगर अवे है, तो अवे मतलब वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल पे है तो 1 2 3 क्लॉक को R लिखना, और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे नहीं है तो आंसर चेंज कर देना। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आंसर चेंज कर देना, ये वाले कंसेप्ट पे मैं कल और डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट टर्न पे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, आंसर कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ये फिशर प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसका अपन नाम लिख के देखते हैं। तो Br क्या है? 1 है, OH क्या है? 2 है, और CH3 क्या है? 3 है, ये 4 है। 4 को तो डिलीट करते हैं। तो 1 2 3 ये क्या दिख रहा है? ये तो क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, लेकिन क्लॉकवाइज होने के बावजूद ये क्या बन गया? S बन गया। क्यों? क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे था। दिख रहा है हॉरिजॉन्टल? इस चीज को नेक्स्ट टर्न पे फिर से पढ़ाऊंगा, अगर ये समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। और वैसे ये वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉक।
तो एंटी क्लॉक वाले को तो एस बोलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपने को आर बोलना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है। तो अगर अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे आता है तो अपन क्लॉकवाइज को आर बोल सकते हैं, नहीं तो आंसर चेंज कर देना। ये कंसेप्ट नेक्स्ट टर्म पे फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोगों को ये समझा। तो प्लीज रेज योर हैंड्स ईमानदारी से अगर आप लोगों को ये समझा आंसर चेंज करने वाली चीज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टर्म पे इसको अपन फिर से डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो याद क्या रखना है, याद आप लोगों को आज की क्लास का इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ठीक है हाथ नीचे कर लो, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पार्ट है। ठीक है, और 3D से 2D में कैसे जाना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर से फिशर कैसे बनाना, ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरी सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर रिवाइज करना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे। पिछले 3 क्लासेस में जो भी नोट्स नहीं लिखे होंगे, मैंने बोला था नोट्स मत लिखना, सिर्फ विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, उसके लेक्चर यूट्यूब पे जाके फिर से देखकर जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक मोड में देख के उसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट टर्म पे फिशर और प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे फील गुड फैक्टर भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में पूछते कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा ये काम की चीज है या नहीं। वो सारी बातें नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, ठीक है। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कोई डाउट है क्या किसी को? जनता ने हाथ उठाया, कुछ बात करनी है क्या? क्लास है आपका अभी। श्रेया कुछ पूछना है? ओम, हर्षद, यस सर। बोलिए हर्षद। पिछले बार हर्षद बोलिए, सॉरी ओम। सर आप रेजोनेंस का टॉपिक कब लेने वाले हो? रेजोनेंस बहुत टाइम है, वो तो ज्योमेट्री, वो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, महीनों लग जाएंगे उसको, तो बहुत दूर है रेजोनेंस। सर क्योंकि पेस में अभी सर ने स्टार्ट कर लगा, आधा हो गया। पेस में आइसोमेरिज्म नहीं हुआ क्या? नहीं सर वो सब नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने रेजोनेंस भी सिखा दिया। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, अपना रेजोनेंस अलग है, अपना रेजोनेंस बहुत डीप में जाएगा और अपना रेजोनेंस बहुत दिन यस चलेगा। सर। इनऑर्गेनिक से अलग है, कंसेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है। करेंगे वो भी। यस सर। बोलिए ओम, सॉरी आपको म्यूट कर दिया था। ओम बताइए। नहीं सर, मुझे वो पिछले बार का ही था सर। हाँ पिछले बार का डाउट था, बोलो क्या? नहीं सर वो हो गया था सर वो। अच्छा हो गया था, चलो ठीक है, ठीक है फिर सफिशिएंट है। बाय बाय, टेक केयर।